नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 5 जनवरी 2026 और आज का डिटेल में न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। एक वेनेजुएला का जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो किडनैप कर लिया गया है, उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। पहले था पॉलिटिकल क्राइसिस, लेकिन अब उसको किडनैप कर लिया गया है। और दूसरा जो टॉपिक है वो सोमनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्टिकल लिखा है, सोमनाथ स्वाभिमान ऐसे ही करके सेलिब्रेट किया जाएगा 2026 में। इसको ज़रा देखेंगे। सोमनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ एक सवाल जो है वो पॉलिटिकल एंगल से जोड़ करके 2022 के प्रीलिम एग्ज़ाम में पूछा गया है, यूपीएससी के प्रीलिम एग्ज़ाम में। उसके अलावा एक और टॉपिक हम लोग देखेंगे, भैरव या भैरवा बटालियन है, इंडियन आर्मी ने बनाया है इसको। ये मुख्य रूप से ड्रोन पर आधारित बटालियन है। इसके बारे में हम लोग ज़रा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि तकनीक के कारण से किस प्रकार युद्ध की जो बटालियन है या युद्ध का ग्रुप जो है या नया वॉरफेयर जो है वो किस प्रकार से बदल रहा है। सबसे पहले हेडलाइन देखें, इंडियन एक्सप्रेस ने क्या बनाया है कि दिल्ली टाइट रोप वॉक ऑन कराकस। कराकस जो है ये मुख्य रूप से वेनेजुएला का कैपिटल सिटी है, तो उसी को संदर्भित करके कहा गया है कि दिल्ली यानी कि भारत की वेनेजुएला क्राइसिस पर अपने स्टैंड रखना और अपने बयानों को देना एक बहुत ही टाइट रोप पर चलने जैसा ही है। भारत की सरकार ने वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने अटैक किया और उसके राष्ट्रपति को कैप्चर कर लिया, इसको कंडेम भारत सरकार ने नहीं किया है। इसके अलावा ब्रिक्स के जितने भी मेंबर हैं उन सभी ने इसको कंडेम किया है। चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रूस सभी ने इसको कंडेम किया, लेकिन भारत सरकार ने इसको कंडेम नहीं किया है। इसको भी समझेंगे कंडेम क्यों नहीं किया है। भारत के क्या डायरेक्ट हित जुड़े हुए हैं वेनेजुएला में, अगर राष्ट्रपति वहाँ से हट जाता है, ये निकोलस मादुरो, या फिर अगर वहाँ पर अमेरिकी शासन सत्ता स्थापित हो जाती है, या फिर वहाँ का पॉलिटिकल संकट टल जाता है, अमेरिकी प्रतिबंध हट जाता है, तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसके बारे में भी ज़रा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। था क्या, ये अभी से शुरू नहीं हुआ ये क्राइसिस। मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से अमेरिका ने और क्यों इस तरह की चीज़ें की है, उसको ज़रा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, आज 5 तारीख हो गया है। 10 तारीख से ही हम लोग नया ग्रुप शुरू कर रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए 72 बीपीएससी के रिगार्डिंग। बिल्कुल बेसिक 0 से लेकर टॉप तक जाएंगे हम लोग। अगर आपको लिखने के लिए सीखना हो तो जुड़ सकते हैं, बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। वही न्यूज़ है कि चीन, रूस, ब्राज़ील अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है, लेकिन दिल्ली का संतुलित रुख रहा है, जिसके कारण से चिंता उत्पन्न कर रहे हैं कई सारे एक्सपर्ट कि ऐसा भारत को नहीं करना चाहिए था, भारत को कंडेम करना चाहिए था, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश पर किसी बड़े देश के द्वारा आक्रमण करके उसके राष्ट्रपति को कैप्चर कर लेना, भले वो लीगल हो इलीगल हो, उसने वोट चोरी की हो, तानाशाह हो, कुछ भी हो, ये कहीं से भी सही नहीं होता है। इसके कारण से पूरी दुनिया भर से इसको कंडेम किया जा रहा है। समझते हैं कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया और कब से हो रहा है। पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ, कहानी समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 2019 से पहले से ही अमेरिका ने वेनेजुएला की घेराबंदी करनी शुरू कर दी थी। घेराबंदी का मतलब हथियारों से घेराबंदी नहीं होता है, सैंक्शंस के द्वारा अलग अलग सैंक्शन लगाए गए थे उस पर, जिसके कारण से वहाँ से धीरे धीरे वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो गया था। वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल होता है वो सॉफ्ट क्रूड नहीं है, वो हार्ड क्रूड ऑयल माना जाता है, जिसको रिफ़ाइन करना बहुत कठिन होता है। उसका रिफ़ाइन जो है भारत में अच्छे तरीके से होता है। तो जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैंक्शन लगाना शुरू किया, तो वो देश जो दुनिया में कभी चौथा सबसे अमीर देश हुआ करता था वेनेजुएला, वो धीरे धीरे आर्थिक संकट में घिरता चला गया। निकोलस मादुरो ये डिक्टेटरशिप का रूप इन्होंने धीरे धीरे धारण कर लिया। ये सोशलिस्ट लीडर है। सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा को यह फॉलो करते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप प्रकार की शासन सत्ता चला रहे थे। विपक्ष के नेताओं को मारना, कैद कर देना, जनता पर तरह तरह का अत्याचार करना। इस तरह से क्राइसिस इतना बड़ा हो गया कि वेनेजुएला में एक कप कॉफ़ी की कीमत 11,000 से 12,000 रुपये हो गई। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। वहाँ पर 700% का इन्फ्लेशन हो गया था, 700% का इन्फ्लेशन,
जो चीज़ 1 रुपये में मिल रहा था वो चीज़ 7 रुपये में मिलने लग गया, 700 रुपये में मिलने लग गया। तो ज़रा इमेजिन कीजिए इन्फ्लेशन का रेट क्या था, है ना। तो इस इन्फ्लेशन के कारण से वहाँ की करेंसी जो है लगभग में शून्य हो गई। लोग ट्रक में लेकर के जाते थे रुपया भर करके और झोले में सामान लेकर के आते थे। तो वहाँ के सरकार ने फिर क्या किया, डीमोनेटाइजेशन किया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और सारी मुद्राओं को खारिज करते हुए डिजिटल मुद्रा उसने जारी कर दिया कि डिजिटली मुद्रा ही चलेगा। संकट इतना गहरा हो गया कि लोग नाले के पानी पीने लग गए। कब्र में से लोगों को दफनाए हुए लोगों के गहने और उनके वस्तुएं उखाड़ उखाड़ करके लोग लाने लग गए। तो इस प्रकार क्राइसिस बन गया था। फिर चुनाव हुआ 2023 ईस्वी में, वहाँ पर फिर से इलेक्शन हुआ जिसमें फिर से निकोलस मादुरो ही जीत गए। उन पर आरोप लगा कि इन्होंने चुनाव में बड़े स्तर की धांधली की है, बहुत बड़े स्तर की धांधली की। विपक्ष के नेता और सारे नेताओं जो थे उन सभी को इन्होंने निपटा दिया और उसके पश्चात से शासन सत्ता वहाँ पर अपनी चला रहे थे। इसी क्रम में भारत की एक कंपनी है जिसको कहा जाता है ONGC विदेश। ONGC विदेश, ये ONGC जो है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उसी की फॉरेन शाखा है, उसी का एक अलग एंटिटी है जो विदेशों मुख्य रूप से तेल निकालने का काम करती है, भारत लाती है, भारत में उसको रिफाइन करके दुनिया में बेचा जाता है। जैसे वियतनाम में भी है ONGC विदेश, और ONGC विदेश वेनेजुएला में भी था। वेनेजुएला में आर्थिक संकट से पूर्व यह कंपनी अच्छी काम कर रही थी वहाँ पर, और जिन कंपनियों के साथ काम करे तो उन पर कोई पाबंदी नहीं लगी हुई थी। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध के पश्चात से वहाँ पर से क्रूड ऑयल आने भारत में लगभग में बंद हो गए थे। तो अब जब अमेरिकी सरकार ने वहाँ पर बोला है कि हमने निकोलस मादुरो को कैप्चर किया है और अब हम वहाँ पर अपना शासन सत्ता स्थापित करेंगे, ऐसा अमेरिकी सरकार ने कहा है, तब तक जब तक कि कोई पॉलिटिकल समाधान वेनेजुएला में नहीं निकल जाता, अर्थात कोई वेनेजुएला में इलेक्शन या कोई वहाँ पर शासन सत्ता चलाने के लिए आगे नहीं आते हैं जिनको जनता ने स्वीकार किया हो, तब तक अमेरिका के समर्थन में ही वहाँ के उपराष्ट्रपति महोदया जो वर्तमान में हैं वो शासन करती रहेंगी। तो क्राइसिस कहाँ से शुरू हुआ? प्रतिबंधों से शुरू हुआ। प्रतिबंध से शुरू होते होते कहाँ तक आ गया? अब वहाँ के राष्ट्रपति को ही किडनैप कर लिया गया। इस क्राइसिस में एक चीज़ और है कि निकोलस मादुरो जो हैं, निकोलस मादुरो, इन्होंने हमेशा ही चीन, रूस और ईरान जैसे देशों का सपोर्ट लिया इन्होंने, और सपोर्ट दिया भी। इन्होंने हमेशा ही इजराइल के खिलाफ बयानबाजी की और इन्होंने हमेशा ही कहा कि हम चीन के साथ में सौदा करेंगे। रूस के साथ में इन्होंने S-300 खरीदा, चीन के साथ इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, ईरान के साथ भी इन्होंने अच्छी दोस्ती बनाई हुई थी। चीन ने इनको भारी भरकम कर्ज दिया और उस कर्ज के बदले चीन को मुफ्त में ढेर सारा तेल मुहैया करवा रहे थे। तो ये सारा सिनेरियो ऐसा बन गया था कि अमेरिका के लिए यहाँ पर जो अमेरिका के सरकार ने बताया है, और उसके अलावा ड्रग और इत्यादि चीज़ें तो है ही जिसको तस्कर करके वेनेजुएला से लाया जा रहा था। दरअसल में वेनेजुएला का अगर आपको मैं मैप दिखाऊं, ये सब पढ़ के मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले भूमिका तो बना दूँ कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेनेजुएला का अगर आप मैप देखेंगे तो इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया इत्यादि जो देश हैं, यहाँ पर कोलंबिया, ये सारे देशों से कहीं न कहीं ड्रग जो है वो ट्रांजिट रूट पड़ता है वेनेजुएला बीच में। इसी देश से होकर के गुजर करके ये सारे के सारे अमेरिका में सप्लाई होते हैं। तो जितना ये उत्पादन करता है उससे ज़्यादा इससे होकर के गुजर रहे हैं बाकी देशों के ड्रग। इसके कारण से भी तनाव बना हुआ था, और सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जब से यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, कुछ करोड़ की आबादी वाले वेनेजुएला से 80 लाख लोगों ने पलायन किया, और मैक्सिमम लोग जो हैं दक्षिण अमेरिका या फिर उत्तर अमेरिका में USA में ही जा कर के बस गए। USA के पास में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी वेनेजुएला से आकर के बसने लग गए। तो सारा वो तमाम सिनेरियो था जिसके कारण से अमेरिका ने ऐसा बताया है कि अटैक किया है। लेकिन क्या यही सिनेरियो है? बिल्कुल भी नहीं। बियॉन्ड द लाइन जाकर के हम लोग समझेंगे कि और क्या क्या मुद्दे हैं, क्यों ऐसा किया गया है। ठीक है, फिलहाल में ज़रा इसको समझिए कि भारत सरकार पर एक दबाव बन रहा है कि भाई वेनेजुएला जैसे देशों पर अगर अटैक होता है, इस तरह से उसके राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया जाता, तो आपको कंडेम तो करना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने कंडेम नहीं किया है, बस बोला है कि हम वेनेजुएला के लोगों के सुरक्षा और इत्यादि की चिंता कर रहे हैं, जिसके कारण से भारत पर एक दबाव उत्पन्न हो रहा है कि ट्रंप के द्वारा ये जो हमला था, सीधा सीधा ब्रिक्स पर हमला था, सीधा सीधा विकासशील देश और जो विकासशील दुनिया है, जो तीसरी ध्रुव बनाने की बात करें, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की बात कर रहे हैं, उनको दुनिया के चौधरी ने चैलेंज किया है कि भाई हम हैं अभी,
अभी हम जिंदा हैं। एक छोटे से यूक्रेन पर रूस ने अटैक किया, 4 साल से युद्ध लड़ रहा है, कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है। एक ताइवान है, छोटा सा आइलैंड है, ताइवान है, छोटा सा आइलैंड है। इसके चारों ओर से चीन घेराबंदी करता रहता है, लेकिन आज तक कभी टच नहीं कर पाया ताइवान को। और एक पूरा देश वेनेजुएला है, 30 मिनट में उसके राष्ट्रपति को बेडरूम से उठा करके अमेरिका ले आता है और अपने यहाँ के जज और अपने यहाँ के कोर्ट के सामने खड़ा कर देता है। तो ये क्या साबित कर रहा है कि अभी भी अमेरिका अमेरिका ही है। जो उसको बार बार चैलेंज किया जा रहा था, तो उसने दिखा दिया कि हम क्यों यूएसए हैं। चीन के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो निकोलस मादुरो से 1 घंटा पहले मिले थे, जब उनको किडनैप किया गया उससे ठीक पहले। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। इस अटैक ने यह भी दिखा दिया कि चीन अगर आपको सिक्योरिटी का झांसा दे रहा है कि हम आपको सिक्योर रखेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, तो उस सुरक्षा की कोई भी गारंटी नहीं होगी, बल्कि आप और ज़्यादा असुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों के आप रडार पर आ जाते हैं। ये भी दिखाता है कि आप चाहे रूस हो चाहे चीन हो, अगर आप किसी तीसरे देश के भरोसे पर अपने शासन सत्ता को चला रहे हैं, तो शासन सत्ता अधिक दिनों तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि जब तक जनता आपके साथ नहीं होगी, इस प्रकार से कोई भी देश आकर के आपको उठा करके ले जाएगा। तो जनता का साथ होना, चुनाव का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होना और सही शासन सत्ता का स्थापित होना देश में बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उससे सॉवरेंटी बनी हुई रहती है। अब जरा इसके वैश्विक प्रभाव और अमेरिका के लाभ, भविष्य की संभावनाओं को जरा देखेंगे और देखेंगे कि किन किन देशों के ऊपर अब ऐसा हो सकता है। ये अमेरिका ने इंटरवीन करना शुरू किया है। सेम कहानी है जो इराक में चला था, जो लीबिया में चला था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का वहाँ पर कहानी सुनाया गया था। यहाँ पर कहानी सुनाया जा रहा है ड्रग और चुनाव में धांधली, तस्करी इत्यादि की कहानी सुनाई जा रही है। बचपन में जो आपने किसी से लड़ाई किया होगा, किसी को ऐसे ही मार दिया होगा, कभी हम भी करते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे, किसी न किसी से लड़ाई हो ही जाती थी, उसके बाद कहानी बनानी पड़ती थी घर पे क्या बताना है कि क्यों मारा, क्या इसने गलती की है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, पहले कैप्चर कर लिया, अब कहानियाँ बनाई जा रही है। पहला कहानी है ड्रग और तस्करी, नशीले पदार्थों का तस्करी। दूसरा क्या है? दूसरा है अमेरिकी प्रभाव को चैलेंज। तीसरा क्या है? माइग्रेशन की समस्या, बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर माइग्रेंट्स आ रहे थे। चौथा क्या है? चौथा है जो बताया जा रहा है तेल इत्यादि संसाधनों पर अमेरिका के द्वारा आधिपत्य स्थापित करना। लेकिन जो पूरी दुनिया कहानी बता रहा है वो दो ही है, एक है ड्रग और एक है माइग्रेशन की समस्या, जो बहुत सारे प्रवासी वहाँ पर आ रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा था। अब जरा समझते हैं इसको डिटेल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारा आपको मैंने इसलिए बताया है तो आपके मन मस्तिष्क में आपके हो कि भाई क्यों हुआ है। अभी इसके और भी बड़े कारणों पर हम लोग आएंगे, जिसको देखेंगे कि आगे क्या क्या हो सकता है। तेल संसाधनों पर नियंत्रण जो पहला मेजर कारण बताया जा रहा है, कोई कुछ भी बोले, यही सबसे बड़ा कारण है, तेल संसाधनों पर नियंत्रण। दरअसल में ब्रिक्स जैसे संगठनों के द्वारा अमेरिकी डॉलर को बार बार चैलेंज किया जा रहा था, बार बार इसको नीचा साबित किया जा रहा था कि अमेरिकी डॉलर जो है ये कहीं न कहीं कमज़ोर होता जा रहा है। अमेरिका की दुनिया पर पकड़ कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि अमेरिका के संसाधन सीमित हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा था। अमेरिका ने वेनेजुएला के 300 बिलियन बैरल तेल पर कब्जा करके ये साबित कर दिया है कि उसके संसाधनों की कमी नहीं हुई है। अगला टारगेट ग्रीनलैंड है और वेनेजुएला है। वेनेजुएला पर तो कैप्चर कर लिया गया है, जिसके बाद से क्या होगा, अमेरिका के पास लगभग में इनडायरेक्टली $16 ट्रिलियन की संपत्ति आएगी। जो डॉलर की जो लेजिटिमेसी थी, डॉलर की जो सुपरमेसी थी, सही शब्द यही होगा, उसको फिर से स्थापित कर देगा कि भाई ब्रिक्स हो या दुनिया की कोई भी संगठन हो, डॉलर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है अभी। इसलिए तेल पर कब्जा अर्थात वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कब्जा होता है। और अगर एक बार वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर अमेरिकी कब्जा हो जाता है, तो उसके बाद उसको ऊर्जा सुरक्षा के लिए कभी भी खाड़ी देश या दुनिया के किसी भी देश को ये ओर नहीं देखना पड़ेगा। जिससे डॉलर सुरक्षित होगा, अमेरिकी प्रभुत्व सुरक्षित होगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो हमेशा की तरह बहुत तेज़ी से बढ़ती रहेगी। तो उसने कोई गलती नहीं की है, जो उसको हमेशा सही लगता है वो करता है, वर्ल्ड ऑर्डर की परवाह किए बिना। मादुरो के खिलाफ राजनीतिक दबाव भी था, मादुरो की सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन, चुनाव धांधली का आरोप, अमेरिका ने इसे लोकतंत्र बहाली का नाम दिया, लेकिन मुख्य लक्ष्य रूस चीन के प्रभाव को कम करना था। रूस और चीन अपने हथियार यहाँ पर बेच रहे थे।
एयर डिफेंस सिस्टम बेच रहे थे, उस एयर डिफेंस सिस्टम की अमेरिका ने बत्ती बना दी कि भाई कुछ नहीं कर सकता आपका एयर डिफेंस सिस्टम। 30 मिनट में राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से उठा लेना, नाइट ड्रेस में ही बेचारा बैठा हुआ था, उसकी पत्नी सहित उठा लेना। आप ज़रा समझ रहे हैं कि किस प्रकार का ऑपरेशन था ये। आप हर चीज़ को छोड़ करके केवल ऑपरेशन पर ध्यान दिए, कितनी सटीकता के साथ ये ऑपरेशन किया गया होगा। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि चीन के प्रतिनिधि वहाँ पर हैं तो अभी जाना या नहीं जाना ठीक होगा या गलत होगा। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि सॉवरेन देश में हम घुसने जा रहे हैं। उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा, काम किया और दुनिया को समझाने लग गए, बात ख़त्म। ये क्या होता है, इसी को सुपर पावर का नाम दिया गया है, जो अपने बदौलत बना है, जो किराए का सुपर पावर नहीं है कि एयर डिफेंस रूस से ले लिया, बंदूक चीन से ले लिया और उस पर अपना सुपर पावर नहीं बना है। वो अपने तकनीक, अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन, अपनी इकोनॉमी और अपने लीडरशिप के कारण से वो इस पोजीशन पर बना हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस ऑपरेशन का भी नाम बहुत शानदार था, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व मतलब ऑपरेशन पूरी तरीके से ही समस्या समाधान, अगर हिंदी में हम लोग समझेंगे। वैसे ऑपरेशन का नाम है, नाउन है, तो हिंदी में भी वही होगा। भू राजनीतिक प्रतिद्वंद वेनेजुएला रूस, चीन, ईरान का सहयोगी था। हमला ब्रिक्स जैसे समूहों को कमज़ोर करने का प्रयास है और चेतावनी है कि भले ही आप कोई भी हो दुनिया में, अगर आप अमेरिकी डॉलर को, अमेरिकी सुपरमेसी को आप चैलेंज करेंगे तो खतरा आपके लिए भी होगा। नेक्स्ट जो डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने चैलेंज दिया हुआ है, मतलब थ्रेट दिया, वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को बोला है कि भाई आप भी अमेरिका का हिस्सा हो। उसने तो बोला था कनाडा को भी कि अमेरिका का राज्य बन जाओ, हम 51वां राज्य घोषित करेंगे कनाडा को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। इससे वैश्विक प्रभाव, अस्थिरता और विभाजन कैसे क्रिएट होगा। जब कोई एक बड़ा आदमी कुछ खराब काम करता है तो उस तरह के जो भी गांव समाज में लोग होते, उन सभी को यह आश्वासन मिलता है कि भाई बड़े आदमी ने कुछ खराब काम किया तो अब हम सब भी कर सकते हैं, हमें भी कोई नहीं टोकेगा। अगर कोई मुखिया है वही जा कर के किसी खेत पर कब्जा कर ले तो छोटे मोटे जो सरपंच वगैरह बने फिरते रहते हैं उन्हें भी ये मिलेगा भाई मोटिवेशन की चलो हम भी करके आते हैं, क्योंकि हमारे इस गलत काम को कोई टोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके कारण से क्या क्या होगा। जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया है, अमेरिका ग्रीनलैंड को थ्रेट दे रहा है, सेम चीज़ तो रूस भी कर रहा है यूक्रेन के साथ में। तो आप किस तरह से रूस और यूक्रेन के जो संघर्ष हैं उसमें रूस को आप कंडेम करेंगे, किस प्रकार से आलोचना करेंगे, किस प्रकार से ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, जो वेस्टर्न देश हैं जो बोलते रहते हैं कि ह्यूमन राइट है, वायलेशन है इत्यादि इत्यादि, वो रूस को कैसे कंडेम करेंगे अगर अमेरिका को नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या हुआ। अब रूस को और भी ज़्यादा मनोबल मिलेगा कि अगर अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ किया है तो हम भी यूक्रेन के साथ कर सकते हैं, हम भी और भी छोटे देशों के साथ कर सकते हैं। इसी प्रकार से चीन को मिलेगा कि भाई ताइवान जो है उस पर हम क्यों ना कब्जा करें, हम भी क्यों ना अपना सुपर पावर दिखाएं कि हम भी 1 घंटे में पूरे ताइवान पर कब्जा कर लें। इसके कारण से क्या होगा, दुनिया में इस प्रकार की जो विचारधारा है, इन्वेजन वाली, कब्जा करने वाली, अटैक करने वाला, पावरफुल देश छोटे देशों पर अटैक करते हैं, इस प्रकार के विचारधारा को, इस प्रकार के आइडियोलॉजी को, इस प्रकार के कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन एक चैलेंज है, वेनेजुएला में वहाँ की सरकार अपने डिक्टेटर से परेशान थी, लेकिन ताइवान में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सही लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है। यूक्रेन में भी ऐसा नहीं है, वहाँ पर चुना हुआ वो नौटंकी है, क्या नाम है उसका, जो भी नाम है, वो नाच गा रहे थे उससे पहले कॉमेडियन थे, तो वो भी चुने हुए हैं, इसलिए आसान नहीं होगा। ठीक, ये क्या हो गया कि क्या मिलेगा, दुनिया भर में इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। एक और छोटा सा चीज़ है यहाँ पर, वो है क्या, वो है कि अगर दुनिया के जितने कमज़ोर देश हैं, जैसे ताइवान है, छोटा सा देश है जिसके बहुत बगल में पहाड़ जैसा देश है एक, ताइवान हो गया, यूक्रेन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे देश होंगे, साउथ कोरिया हो गया मान लीजिए, और भी कोई देश जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया। ये सारे देश जो हैं ये सोचेंगे कि हमारी जो शासन व्यवस्था है, साउथ कोरिया को हटा भी दे तो हमारी जो शासन व्यवस्था है उसके साथ वेनेजुएला जैसा क्यों नहीं हो सकता है, और वेनेजुएला के साथ वेनेजुएला जैसा क्यों हुआ, क्यों उसके राष्ट्रपति को आधे घंटे में कैप्चर कर लिया गया।
ये चीज़ नॉर्थ कोरिया के साथ क्यों नहीं हुआ? ये चीज़ और किसी देश के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास में एटॉमिक वेपन है, जिसके जरिए वो थ्रेट कर सकता है कि अगर आप हमारे सॉवरेनिटी को वायलेट करोगे तो हम पूरी दुनिया तबाह कर देंगे। तो यानी कि दुनिया भर में अब परमाणु हथियारों की होड़ जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे ताइवान जो है वो सोचेगा कि हमें चीन और इत्यादि देशों के इन्वेजन से बचने के लिए हमें परमाणु हथियारों की ओर सोचना चाहिए, हमें अपनाना चाहिए। दुनिया का हर डिक्टेटर और कोई परमाणु हथियार बनाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आज के दौर में। अगर आपके पास में यूरेनियम है संवर्धित, तो कोई पीएचडी कर रहा स्टूडेंट भी है जो फिजिक्स में पीएचडी करता है, वो भी थोड़े बहुत रिसर्च के बाद आसानी से बना सकते हैं। बस यूरेनियम की आवश्यकता होती है। कोई बहुत बड़ा तकनीक रहा नहीं अब कि भाई सब नहीं बना सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई तकनीक बहुत बड़ा नहीं है। बस इच्छा शक्ति इन देशों ने नहीं दिखाई क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश हम पर प्रतिबंध ना लगा दें। लेकिन जब प्रतिबंध लगाने वाले अगर उन्हीं से खतरा उत्पन्न हो जाए तो ये सारे देश क्या करेंगे? चाहे वो कोई भी देश हो, वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे कि अब हम भी क्या करने वाले हैं, अब हम भी अपनाने वाले हैं किस चीज़ को, एटॉमिक हथियारों को। क्योंकि क्या पता कल को फिर से आपका डेल्टा फोर्स आए और हमें घर से बेडरूम से उठा करके लेकर चला जाए। सऊदी अरब को भी ये चीज़ चैलेंज होगा क्योंकि अमेरिका बोल रहा है लोकतंत्र के नाम पर, तो लोकतंत्र तो सऊदी अरब में भी नहीं है, कतर में भी नहीं है, यूएई में भी नहीं है। तो लोकतंत्र के नाम पर अगर इस तरह की चीज़ें की जाती हैं तो क्या पता कल का जियोपॉलिटिक्स ऐसा हो जाए कि सऊदी प्रिंस को उठा करके लेकर चला जाए। इसलिए दुनिया के जितने भी बड़े देश जो इस चीज़ से डर रहे हैं वो अब क्या करेंगे? न्यूक्लियर वेपन की ओर सोचना शुरू करेंगे। तो दुनिया का कहीं न कहीं न्यूक्लियर वेपनाइजेशन फिर से शुरू होगा जो विध्वंस की ओर ले जाएगा। एक बड़े आदमी के अनएथिकल बिहेवियर के कारण से पूरे समाज का बिहेवियर जो है वो अनएथिकल हो जाता है, अनैतिक हो जाता है। इसलिए लीडर, सेलिब्रिटी, इनका बिहेवियर एथिकल होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पूरे समाज के ऊपर उसका खराब प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट हो गया आपके लिए। क्षेत्रीय तनाव, दक्षिण अमेरिका में अस्थिरता, ब्राज़ील कोलंबिया सीमाओं पर संघर्ष, क्यूबा में 32 मौतें, क्यूबा अमेरिकी संबंधों का बिगड़ना इत्यादि कई सारी चीज़ें इससे उत्पन्न हो सकती है। क्षेत्रीय तनाव हो, जैसे कोलंबिया के राष्ट्रपति ने धमकी दी है, ब्राज़ील ने धमकी दिया है, दक्षिण अमेरिका के जितने देश हैं वो सब डरेंगे कि अगर हमने अमेरिका के विरोधी कुछ भी किया तो कल तो ये हमारे घर पर भी आकर उठा कर लेकर चले जाएंगे। अमेरिका के एक मंत्री महोदय उन्होंने बोला कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है, यानी कि यूरोप का पश्चिमी हिस्सा, ग्रीनलैंड, अमेरिका उत्तरी एंड साउथ अमेरिका, ये हमारा है। इसमें हम रूस एंड चीन के इंटरवीन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें कोई रूस और चीन अगर इंटरवीन करता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बयान है उसके मंत्री महोदय का न्यूज़ चैनल पर। वेस्टर्न पूरा हेमिस्फीयर ही हमारा है, तो यानी कि ग्रीनलैंड भी अब बहुत जल्द आपको अमेरिकी कब्जा में दिखेगा, बाय लीगल और बाय इलीगल, जैसे हो वैसे दिखेगा। क्योंकि अमेरिका भविष्य की तैयारी कर रहा है जहां पर वो अपना सुपरमेसी छोड़ना नहीं चाह रहा है। चीन रूस ने निंदा की, यूएन चार्टर का हवाला दिया, लेकिन अमेरिका ने बोला कि यूएन चार्टर कमज़ोर देशों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो करते हैं। अमेरिका के लिए लाभ, तेल तक पहुँच। एक तेल तक पहुँच के कारण अब अमेरिका को खाड़ी देशों में अशांति की चिंता बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल खपत करने वाले देशों अमेरिका है। इसलिए तेल के दाम हमेशा ही उसको सताते रहते हैं और वो सेल गैस पर ही निर्भर है। अगर उसको तेल का स्वतंत्रता मिल जाएगा तो खाड़ी देशों में फिर आप देखेंगे युद्ध होगा आने वाले समय में। जैसे कि अब अगला जो टारगेट है वो कौन सा है, तो वो है ईरान। अब ईरान को निपटाया जाएगा, पूरा पृष्ठभूमि बन चुका है। जिस दिन जिस घड़ी आप देख रहे हैं 1 महीना 2 महीना में यहाँ पर शासन सत्ता परिवर्तन शुरू हो जाएगी। वहाँ के जो नेता हैं, सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने प्लान भी बना लिया एग्जिट का, वो मॉस्को भाग करके जाना चाहते हैं। ट्रंप को मजबूत नेता छवि मिलेगा, घरेलू समर्थन मिलेगा, ईरान जैसे सहयोगों पर दबाव जो है वो कम होगा और ईरान पर दबाव, अमेरिका का दबाव बढ़ जाएगा। तेल उत्पादन बढ़ने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 50 से 100 बिलियन डॉलर का लाभ होगा शुरुआत में भले दाम बढ़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ही शानदार इम्पैक्ट पड़ेगा अमेरिकी डॉलर पर। वो मजबूत होकर के उभरेगा, उसके पास संसाधनों की कमी कोई भी नहीं रह जाएगी।
एटॉमिक वेपन की मैंने चर्चा कर दी, चाइना ताइवान की चर्चा कर दी, रूस यूक्रेन की चर्चा कर दी, चैलेंज टू यूएस डॉलर इसको भी मैंने चर्चा कर दिया कि इसको किस प्रकार से अमेरिका ने निपटा दिया है। क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बनेगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, शुरुआत में तेल के दाम बढ़ सकते हैं, फिर बाद में यह सही हो जाएंगे। ये अमेरिका का हिस्सा है, अमेरिका ने यहाँ पर इनडायरेक्ट शासन प्रणाली को अभी शुरू किया है, जो आने वाले समय में वेनेजुएला में सही शासन व्यवस्था का स्थापित होते ही अमेरिका वहाँ पर शासन करना बंद कर देगा। लेकिन होगा तो उसके पपेट गवर्नमेंट ही। अमेरिका ने सीखा, जैसे बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे इराक में हुआ था, जैसे लीबिया में हुआ था, लेकिन यहाँ पर रिजीम चेंज के बाद वहाँ पर अशांति हो गई, वहाँ पर बिल्कुल ही अशांति फैल गई, जिसके कारण से अभी तक वो क्षेत्र शांत नहीं हो पाए हैं। अमेरिका ने इस चीज़ से सीखा और सोचा कि इस बार वेनेजुएला में हम लोग केवल रिजीम चेंज करके वापस नहीं आएंगे, बल्कि तब तक वहाँ पर शासन करेंगे जब तक सही शासन सत्ता स्थापित न हो जाए, ऐसा उनका कहना है। नेक्स्ट जो टारगेट है अमेरिका का वो है ग्रीनलैंड। उसके अलावा अब ईरान के साथ भी आप देख सकते हैं संघर्ष शुरू हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का जो तेल का संकट था वो बिल्कुल दूर हो गया। उसके बगल में ही, उसके घर के पीछे में उसको ढेर सारा तेल मिल गया है, जिसके कारण से अब उसकी खाड़ी देशों पर तेल को लेकर के निर्भरता आने वाले समय में कम हो जाएगा। वेनेजुएला सबसे ज़्यादा तेल चीन को सप्लाई करता था, तब वो कम हो जाएगा, जिससे चीन के लिए तेल का संकट बढ़ेगा। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा चीन को तेल सप्लाई करता वो है ईरान, जो बार्टर सिस्टम का यूज़ करके, यानी कि हम आपको तेल दे रहे हैं, आप हमें चावल दे दो, चीनी दे दो, गेहूं दे दो इत्यादि, बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान के जरिए ईरान जो है वो चीन को बहुत ज़्यादा तेल बेच रहा है। अब अगर ईरान पर भी अमेरिकी की प्रभुत्व स्थापित हो जाती है, या ईरान अगर शांत हो जाता है, तो जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके सामने उसके इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि दो सबसे बड़े देश, एक है सऊदी अरब, ईरान और वेनेजुएला, इनसे सबसे ज़्यादा तेल लेता था, और वही अगर उसको तेल देना बंद कर देंगे या अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, तो चीन की सुपरमेसी जो है वो हवाई रह जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तो 2026 की शुरुआत हो रही है। 2026 जो है क्राइसिस का ईयर होने वाला है, जियोपॉलिटिक्स में भी, जॉब में भी, अर्थव्यवस्था में ही। वेनेजुएला को ज़रा देख लेते हैं। यह कराकस का कैपिटल है। वेनेजुएला में एंजल फॉल है, वाटरफॉल है, दुनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल है, उसके बारे में भी देखेंगे। इसकी जो सीमाएं हैं गुयेना से लगती है। गुयेना भी प्रमुख तेल उत्पादक है, जहां पर अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित है। यहाँ पर फ्रेंच गुयेना भी है एक। ब्राज़ील इसके साउथ में है, कोलंबिया इसके पूर्व में है, और कैरेबियन सी एंड अटलांटिक सी से इसकी सीमाएं लगती है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, कोलंबिया, ब्राज़ील, गुयेना, ये इसकी सीमाएं लगती है। उसके अलावा कैरेबियन सी और अटलांटिक सी से इसकी सीमाएं लग रही हैं। राजधानी कराकस, जनसंख्या लगभग में 2.8 करोड़, जिसमें से 80 लाख लोग जो हैं ये माइग्रेट करके चले गए, यानी कि हर घर से 1-2 आदमी चले गए। क्षेत्रफल ये आपको याद नहीं रखना है। बॉलीवर डिजिटल इसका क्या है, मुद्रा है। स्पेनिश इसकी आधिकारिक भाषा है। स्वदेशी भाषाएं वायु और यानोमामी है। स्पेनिश इसलिए है क्योंकि औपनिवेशिक दौर में यहाँ पर स्पेन का कब्जा हुआ करता था। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी छोर पर है। कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। भौगोलिक विशेषता अगर देखें, एंडीज पर्वत, पीको बोलीवर, इसकी 4,978 मीटर ऊंचाई है। गुयेना हाईलैंड्स है यहाँ पर। माराकाइबो झील है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील यहीं पर है। ओरिनिको नदी यहीं पर है, 2140 किलोमीटर वह लंबी है। सीमावर्ती देश, पश्चिम में कोलंबिया, दक्षिण में ब्राज़ील, पूर्व में गुयेना और उत्तर में कैरेबियन सागर है। यहाँ पर समुद्री सीमाएं त्रिनिदाद और टोबैगो, बारबाडोस और नीदरलैंड से इसकी समुद्री सीमाएं लगती है। नीदरलैंड का छोटा सा यहाँ पर क्या है, उपनिवेश है, जिसके कारण से इसकी सीमा लगती है। 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज की थी। 1811 में साइमन बोलीवर के नेतृत्व में यहाँ पर स्वतंत्रता स्थापित हुआ। साइमन बोलीवर को तो जानते होंगे, बोलीवियन रिवॉल्यूशन, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, रोटी कपड़ा मकान का रिवॉल्यूशन, पढ़ा होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री जिनका है यूपीएससी ऑप्शनल या में, तो उन्होंने तो ज़रूर पढ़ा होगा बोलीवियन क्रांति। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार 3 अरब बैरल, समझ रहे हैं आप कितना बड़ा तेल भंडार, यानी कि सऊदी अरब से भी ज़्यादा है। सऊदी अरब अमेरिका को जोड़ देंगे, उससे भी ज़्यादा तेल है इसके पास अकेले ही। लेकिन वो भंडार जो है ना, वो हार्ड क्रूड है, सॉफ्ट क्रूड नहीं है। हार्ड क्रूड को रिफाइन करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन भारत की जो रिफाइनरियाँ हैं ना गुरु, वो वेनेजुएला के तेल को रिफाइन करने के लिए कस्टमाइज़ की गई थी।
क्योंकि कई सारे हम यहाँ पर से क्रूड ऑयल लाते थे। तो भारत के रिफाइनरी में इनके तेल अच्छे खासे रिफाइन किए जाते थे अमेरिकी प्रतिबंध से पहले। तो भारत को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, ओएनजीसी विदेश जो है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसके अगर प्रतिबंध कम हो जाते हैं तो उसकी वहाँ पर पहले से ही इन्वेस्टमेंट है जिसका फल मिलना शुरू हो सकता है। हाइड्रो पावर, कारोनी नदी से 70% बिजली मिलता है। कॉफ़ी, कोको, चावल, मछली पालन इत्यादि यहाँ पर होता है। कला, जौरपे नृत्य है। सालसा संगीत है जो यहाँ पर फेमस है। बेसबॉल राष्ट्रीय खेल के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा एंजे जलप्रपात 969 मीटर 979 मीटर जो है वो यहीं पर स्थित है। 979 मीटर वो यहीं पर स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। इस टॉपिक को मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये देखिए, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 ईयर ऑफ अनब्रोकन फेथ। 1026 ईस्वी में पहली बार यहाँ पर अटैक हुआ था सोमनाथ मंदिर पर, गजनबी ने किया था, आपको याद होगा अगर तो, और मोहम्मद गजनबी ने। और 2026 है ये। 1000 वर्षों के बाद सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर के इंडियन एक्सप्रेस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आर्टिकल लिखा है, जिस आर्टिकल के बारे में तो हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे किसके बारे में, तो सोमनाथ मंदिर के बारे में, उसके आर्किटेक्चर के बारे में कि क्या बना, किस शैली में बना हुआ है, और विवाद क्या था शुरुआत के दिनों में भारत की आज़ादी के बाद। भारत की सभ्यात्मक घोषणा के हृदय में मन और सुनाई देने वाला सोमनाथ का दर्शन गौरव भावना जागृत करता है, जो उन्होंने बोला कि गुजरात में यह स्थित है। 1026 में पहली बार अटैक हुआ था जब गजनी में महमूद हिंसक, ठीक है भाई, इसके बाद आपको पता ही है कि 2026 में इस अटैक 1000 वर्षों के बाद हम ये मना रहे हैं कि इस अटैक ने भारत की सभ्यता संस्कृति पर अटैक किया था, जिससे हम प्रभावित नहीं हुए, और ये हमेशा का हमेशा वैसे ही खड़ा रहा। सोमनाथ मंदिर, उसका जो मूल स्वरूप था उसको ज़रूर तोड़ दिया गया। बहुत अद्भुत जगह है, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन जो भी जाते हैं वही भावनाएं वो बताते हैं जो कभी मथुरा के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जाकर के आपको मिलेगा, या राम मंदिर में जाकर के मिलेगा, ऐसा कहते हैं, या विश्वनाथ जाकर के मिलता है। ठीक है, अच्छी चीज़ है ये। 1000वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम, एक आक्रमण का 1000वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अच्छी चीज़ों के इतिहास में याद रखें ना रखें, लेकिन बुरी चीज़ों को अवश्य याद रखें, जो आपको ये बताता है, क्योंकि इतिहास जो है वो गलतियों को पढ़ने के लिए ही दिया गया है। इतिहास से आप केवल यही सीखिए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ हमने की। सोमनाथ मंदिर पर अटैक जो है वो ये भी दिखाता है कि जब आप पर हमला हो रहा हो तो आप भगवान के सहारे नहीं बैठ सकते हैं। 30,000 से ज़्यादा पंडित कत्ल कर दिए गए वहाँ पर, जो लड़े भी नहीं, जो आस लगा करके बैठे थे कि भगवान उनकी मदद करने आएंगे, उन्हें कत्ल कर दिया गया। समझने का प्रयास कीजिएगा। भीम द्वितीय थे यहाँ के शासक, जिन्होंने महमूद गजनबी को हरा दिया था, ये भी नहीं पता होगा आपको। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, भीम द्वितीय थे जिन्होंने हराया भी था, लेकिन अन्य राजपूत शासकों ने उसका साथ नहीं दिया। तो यानी कि जब आप खंडित होते हो, दुश्मन आपको आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर पर अटैक, इसको धर्म से ज़्यादा आप इस चीज़ से जोड़िए कि जब आक्रांता आते थे तो उस देश की संस्कृति का जो प्रतीक होता था ना, उस पर वो अटैक करते थे। अगर मंदिर की जगह पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता जो सेकुलर नेचर में होता, वो प्रतीक होता, तो उस पर अटैक करते। वो धर्म का भी एंगल होता था, बिल्कुल होता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा एंगल होता था कि इन लोगों का प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, जिससे सारे जुड़े हुए हैं, उस पर अटैक, यानी सब पर अटैक। ठीक है, तो उसी के कारण से इस तरह के पर्व बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि आप अपने इतिहास की गलतियों को याद रख सकें। अच्छी चीज़ों को याद रखें न रखें, लेकिन गलतियों को अवश्य याद रखना चाहिए कि कहाँ पर गलती हुई थी, क्यों गलती हुई थी। सोमनाथ मंदिर के विषय में ज़रा हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। यहाँ से प्रीलिम में सवाल पूछा गया है, पॉलिटिकल एंगल से जोड़ करके पूछा गया है, आर्किटेक्चर से नहीं पूछा गया, वो आपसे पूछा जा सकता है। नॉर्थ इंडिया में पड़ेगा तो कौन सा होगा, नागर शैली होगा। अब नागरा शैली में भी अलग अलग इसके क्या हैं, तो अलग अलग इसके उपशैलियाँ हैं, जैसे गुजरात उपशैली है, सोलंकी उपशैली है, ओडिशा शैली है, अलग अलग शैलियाँ हैं। आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना होता है गुरु ये सब। यह मंदिर गुजरात के वेरावल में प्रभास पाटन में अवस्थित है। यह मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर अवस्थित है। वेरावल एक प्राचीन व्यापारिक बंदरगाह था। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के एक तीर्थ स्थान के रूप में सोमनाथ मंदिर गुजरात का एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ पर्यटन स्थल है, जहाँ प्रत्येक वर्ष
लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और यह प्रथम आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव का पवित्र स्थान भी यही है। पवित्र स्थल जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने पूजा किया था। रामेश्वरम है जो तमिलनाडु में दक्षिण में आप जाएंगे, वहाँ पर भगवान श्री राम ने भगवान शिव की पूजा की थी और यहाँ पर कृष्ण ने शिव जी की पूजा की थी। तो ये तो क्या हो गया, ये तो माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ हो गया। लेकिन अब हम लोग ज़रा इसके हिस्ट्री और आर्किटेक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और है, प्राचीन काल से तीर्थ स्थान रहा है क्योंकि यहाँ त्रिवेणी संगम अर्थात 3 नदियों का संगम है जो कि कपिला, हिरन और सरस्वती नदी है, यहीं पर आकर के समुद्र में मिल जाती हैं। सोमनाथ ट्रस्ट है जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। जो भी देश का प्रधानमंत्री होता है ना, वो सोमनाथ ट्रस्ट की अध्यक्षता करते हैं। यहाँ तक एंड हो गया। ये क्या था, पृष्ठभूमि। अब जरा इसके आर्किटेक्चर को हम लोग समझेंगे। इसको कहा जाता है सोलंकी शैली या मारू गुर्जर वास्तुकला कहा जाता है। ठीक है, गुर्जर राजपूत वो हैं, गुर्जर राजपूत जैसे प्रतिहार वंश है, राष्ट्रकूट थे, ये वो थे जो 600 साल तक लड़ते रहे थे अरबी मुगलों से, तुर्कों से, 600 ईयर्स। प्रतिहार शासक खुद को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। क्यों मानते हैं लक्ष्मण का वंशज? क्योंकि लक्ष्मण भगवान श्री राम के द्वारपाल का काम करते। हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं, रामायण की कथा नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि लक्ष्मण भगवान श्री राम जब सोते थे तो उनके द्वारपाल का काम करते थे। तो भारत के द्वारपाल का काम प्रतिहार शासक करते थे, इसलिए वो खुद को क्या बोलते थे कि हम लक्ष्मण के वंशज हैं। ये हिस्ट्री है गुरु। अब यहाँ पर आइए, मारू गुर्जर वास्तुकला सोलंकी शैली। जितने महान ये शासक युद्ध में थे उतने ही महान निर्माण में भी थे। शानदार शानदार आर्किटेक्चर इन्होंने बनाया है। कभी गुजरात राजस्थान जाकर के देखिए क्या इन्होंने बना करके छोड़ा हुआ है। वास्तुकला के मारू गुर्जर शैली की उत्पत्ति सोलंकी राजवंश के पूर्व राजवंशों, मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासनकाल में हुआ है। इसीलिए मैंने इसकी चर्चा की। गुर्जर प्रतिहार की ऐसे ही तो नहीं चर्चा की। ये भारत है तो दक्षिण में यहाँ पर राष्ट्रकूट भारत की रक्षा करते थे और पूरे उत्तर में प्रतिहार शासक रक्षा करते थे। बाहरी आक्रांताओं से रक्षा करते थे। 600 सालों तक इन्होंने रक्षा किया। ठीक है, इस शैली की व्यापकता, हालांकि इनकी उत्पत्ति हिंदू मंदिर वास्तुकला में एक क्षेत्रीय शैली के रूप में हुई, लेकिन यह समय के साथ जैन मंदिरों में भी लोकप्रिय हो गई क्योंकि इस एरिया में, गुजरात में आज भी जैनिज्म की शाखाएं अच्छी खासी हैं, उपलब्ध हैं, संख्या भी है। यहाँ के लोग भी, कई सारे व्यापारी मुख्य रूप से जैन धर्म को अपनाते हैं। मारू गुर्जर वास्तुकला की विशेषता, इसमें घुमावदार शिखर होता है, मुख्य खड़ा कीर्ति तोरण होता है, कुंड होता है, मंडप की छत होती है, भारी नक्काशी होती, ऊंचे चबूतरे और कई तरफ से दिखने वाली बालकनी भी इसमें सामने होती है। वर्तमान सामामित संरचना मूल तटीय स्थल पर पारंपरिक डिजाइन के अनुसार ही बनाई गई। इसमें सफ़ेद रंग में रंगा गया है। जो अभी का वर्तमान का सोमनाथ मंदिर है उसकी हम लोग बात करें तो अभी बना है, आज़ादी के ठीक बाद बना हुआ है, जब प्रधानमंत्री नेहरू जी हुआ करते थे और हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हुआ करते थे। उत्पत्ति कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर 2000 साल पहले से अस्तित्व में था। 1000 साल पहले तो इस पर अटैक ही हुआ था। 649 में वल्लभिनी, जिसको वल्लभी भी कहा जाता है, वल्लभी, जिस प्रकार से पूर्वी भारत में नालंदा शिक्षण का केंद्र था, संस्कृत शिक्षण या बौद्ध शिक्षण या एजुकेशन का सेंटर था, उसी प्रकार से वल्लभी पश्चिमी भारत में केंद्र था, एजुकेशन का हब था। एजुकेशन का वल्लभी गुजरात में जो है वो हब था। राजा मैत्रेय ने इस मंदिर का स्थान पर दूसरा मंदिर बना, इसका जीर्णोद्धार करवाया था 649 ईस्वी में। जरा इमेजिन कीजिए कितना साल पहले हो गया। 815 प्रतिष्ठित राजा नागभट्ट द्वितीय, ये प्रतिहार शासक था। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके तीसरी बार मंदिर का निर्माण किया गया। 1026-1042 के दौरान सोलंकी राजा भीमदेव ने मालवा के परमार राजा भोज और अहिलवार के पाटन का चौथा मंदिर इन्होंने ही बनाया था। 1782 में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस स्थान पर एक छोटा मंदिर बनवाया और भारत की आज़ादी के बाद उन खंडहरों को ध्वस्त कर दिया गया था। वर्तमान सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण हिंदू मंदिर वास्तुकला के मारू गुर्जर शैली के अनुसार किया गया। जिस प्रकार से राम मंदिर का किया गया, तो राम मंदिर को लेकर के विवाद था, कोर्ट ने जब फैसला दिया उसके बाद इसका निर्माण हुआ है। लेकिन सोमनाथ मंदिर को लेकर के ज़मीन इत्यादि का कोई विवाद नहीं था, बस इसका निर्माण जो है आज़ादी के बाद किया गया है। 725 में सिंध के शासक ने मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर को नष्ट कर दिया था। 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की। 1299 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो सोमनाथ को नष्ट कर दिया फिर से। 1394 में फिर से इसे नष्ट किया गया। 1706 में मुगल शासक औरंगजेब ने फिर से मंदिर को ध्वस्त कर दिया।
मतलब एक मंदिर से इतने शासक चिढ़े हुए थे, सबने अपना अपना हाथ आजमाया। लेकिन यही होता है, जब उसको समझने का प्रयास करना चाहिए आपको कि जिस चीज़ में आपकी फेथ है, आस्था है, विश्वास है, उस मंदिर को हज़ार बार तोड़ दे, आज भी कोई तोड़ दे, ख़त्म कर दे, तो आस्था नहीं ख़त्म होती है, वो विश्वास नहीं ख़त्म होता है, वो जो कल्चर है ना, वो ख़त्म नहीं होता आक्रांताओं से। क्योंकि वो कोई फिजिकल स्वरूप थोड़ी ना है कि उसको आप तोड़ दोगे, ध्वस्त कर दोगे। वो तो अंतर मन में होता है, जिसे कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता। वो वैसा का वैसा ही रहता है। हज़ार मंदिर आएंगे, टूटेंगे, बनेंगे, लेकिन आस्था जो है वो वही रहती है। तो कोई अगर आपको बोले ना हिंदू खतरे में है, तो उनको बोलना, जब इतने बड़े बड़े आक्रांता आए, इतने बड़े बड़े महमूद गजनवी से लेकर महमूद गौरी, अकबर, उसके बाद से दिल्ली सल्तनत और औरंगज़ेब, अकबर का नाम हटा दीजिए, औरंगज़ेब, कितने ही शासकों ने ध्वस्त कर दिए। जब ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो दो चार आजकल के लोग क्या बिगाड़ पाएंगे। मैं आरएसएस वाला नहीं हो गया हूँ, मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पर नेहरू जी का विरोध। दरअसल प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था, जब इसका उद्घाटन होना शुरू हुआ तो आमंत्रण दिया गया कि भाई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों शामिल हों। राष्ट्रपति उस समय राजेंद्र प्रसाद जी थे और यही चीज़ पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम में। तो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम एक सेकुलर देश का पहले प्रधानमंत्री हैं हम, और हमने संविधान की शपथ ली है जिसका सेकुलरिज्म भावना है। मैं इस देश के 60 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूँ, इसलिए मैं किसी मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाऊँगा, ऐसा उन्होंने कहा था। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी से भी कहा था कि आप भी मत जाइए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मेरे मंदिर जाने से मेरे सेकुलरिज्म पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं सेकुलर हूँ इसलिए नहीं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं सेकुलर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे भावनाओं में सेकुलरिज्म है। इसलिए वो गए थे इसके उद्घाटन समारोह में। ये पहली जो भारत की कैबिनेट थी, पहली जो भारत की सरकार थी, उसके दौरान यह विवाद देखा गया था। उन्होंने जिस नीति का पालन किया वो धर्मनिरपेक्षता थी। यह समारोह एक धार्मिक कार्यक्रम पुनरुत्थानवाद पर आधारित था। समारोह के लिए स्वराष्ट्र सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का योगदान दिया गया था, जो कि गलत था, क्योंकि सरकार के किसी भी फंड का उपयोग किसी भी धार्मिक कार्य के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने मितव्ययिता उपाय और आर्थिक चुनौती का हवाला देते हुए इसकी आलोचना की थी। नेहरू जी ने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य लाभकारी सेवाओं पर इसे खर्च करने का सुझाव दिया था। राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति बिल्कुल सही चीज़ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते किसी भी धार्मिक आयोजन से जुड़ना उचित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के परिपत्र का विरोध किया। देश के प्रमुख नदियों से पानी, मिट्टी, पहाड़ों से टहनियाँ इकट्ठा करने के लिए भारतीय राजदूतों के परिपत्र भेजा गया। नेहरू जी ने विदेश मंत्रालय से इस अनुरोध को नज़रअंदाज करने को कहा था और कहा था कि आप सरकार किसी भी स्तर से किसी मंदिर के निर्माण में शामिल ना हो, ये ज़्यादा सही रहेगा। इसीलिए राम मंदिर का जब निर्माण हुआ है तो भारत सरकार या यूपी गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया है, बल्कि लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसके निर्माण किए हैं। तो इसी से सवाल पूछा गया था। नेहरू जी शामिल नहीं हुए थे मंदिर उद्घाटन में, उन्होंने उसका विरोध किया था कि सरकार को शामिल नहीं होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो इसके निर्माण में शामिल, वो इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये देश की आस्था का प्रतीक है, न कि किसी धर्म का प्रतीक है, इसलिए इसमें शामिल होना देश के प्रतीक के साथ शामिल होना है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये विरोधाभास है जो आपको पता होना चाहिए, देश का इतिहास है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए एक टॉपिक मैंने छोड़ा है, इंडियन आर्मी क्रिएट मॉडर्न वॉरफेयर फोर्सेज भैरव। इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।